नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं अखिलेश सर। आज हम आप सबको बताएंगे इतिहास। इतिहास पीछे से ही चल रहा है। पहले हमने बताया कि इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, फिर हमने आप सबको ये बताया कि पाषाण काल किसे कहते हैं और प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ये सब बारे में चर्चा हुई थी। आज हम आप सबको बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं, क्योंकि सभी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं और जो डीएलएड कर रहे हैं या जो बीए एमए कर रहे हैं, इंटर हाई स्कूल में भी यहाँ से प्रश्न मिलते हैं। तो आइए बात हम यहीं पे करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि हड़प्पा सभ्यता कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाए। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, इसी पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया, आप देख रहे हैं हेडिंग है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया कि इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त, इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल को ही खोजा गया था। सबसे पहले हड़प्पा स्थल को ही खोजा गया था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्यों? कि हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की गई और एक खुदाई करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे सामग्रियाँ प्राप्त हुई जिससे प्राचीन काल की बातें निकल के आई सामने। जैसे कि लोग रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, उसका भी साक्ष्य मिला, साक्ष्य मिलता है। साक्ष्य मिलने के बाद लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से इसमें भी प्राचीन काल में भी कुछ ऐसी लिपियाँ पाई गई जिसको पढ़ा नहीं जा सका और कुछ ऐसी लिपियाँ पाई गई जिसे पढ़ा जा सका। तो हड़प्पा नामक स्थान पर हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था। फिर इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे ही इस सभ्यता का उदय हुआ था। जब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर एक खुदाई की गई 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में जब यहाँ पे खुदाई की गई तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो स्थल मिले सिंधु घाटी के पास ही पाए गए। जब ज़्यादा से ज़्यादा जो सभ्यताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पास ही पाया गया, यानी कि सिंधु नदी के पास ही पाया गया, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को इस नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा स्थल से ही प्राप्त हुए थे। प्रथम अवशेष यानी कि वहाँ खुदाई करते समय जैसे कुछ सामान मिला था, या जैसे कि कहते हैं कि कांस्य मिला था, फिर ऐसे प्राप्त साक्ष्य कुछ मिले थे, तो इस जो अवशेष कहे जाते हैं। तो सबसे पहले यहीं पे प्राप्त हुए थे तथा इसके आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जो हमने बताया कि सिंधु नदी के किनारे अधिक से अधिक सभ्यताओं का उदय हुआ था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन नाम आप सुने होंगे। इन्होंने 1826 ईस्वी में इन्होंने हड़प्पा स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के प्रमाण की पुष्टि किए थे। एक प्राचीन सभ्यता के प्रमाण की पुष्टि किए थे। इसीलिए भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। ध्यान रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछा गया कि इतिहास में कि भारत में प्रागैतिहासिक
स्थलों को खोजने का कार्य कौन करता है? तो ध्यान रहे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिर्देशक बनाया गया। ध्यान रखिएगा, जो डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। महानिर्देशक बनाया गया। इसके बाद 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में ध्यान से देखिएगा, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई कराए थे। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में करवाया था, लेकिन किसके अध्यक्षता में? ध्यान दीजिएगा, जॉन मार्शल के अध्यक्षता में, क्योंकि उस समय जॉन मार्शल को ही लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष बनाया था, और 1902 से लेकर के एक काफ़ी दिन तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। तो इन्हीं की देखरेख में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई कराए थे। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यह सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है, सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है, और इस कारण से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। फिर यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता देख रहे हैं। इस सिंधु घाटी सभ्यता में 925 सभ्यताओं का उदय माना जाता है। 925 जो सभ्यताएं हुई हैं भारत में, वैसे तो और हुई हैं, लेकिन 925 सिंधु घाटी यानी कि सिंधु नदी के पास में इसका उदय हुआ है। और सिंधु नदी के पास में 925 केंद्र स्थल हैं, जिसमें से 80% स्थल सिंधु नदी के पास में है। 80% स्थल सिंधु नदी के पास में हैं, और उसकी सहायक नदियों के आसपास भी हैं, उनके सहायक नदियों के आसपास भी हैं। अब आगे हम आपको बताने चल रहे हैं कि फिर 1922 ईस्वी में क्या हुआ। ये तो 1921 ईस्वी की बात हुई। अभी हम आपको आगे चल के इसके प्रमाण, इसके और कौन से जो साक्ष्य जो मिले थे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता जो कहा जाता है, इसमें और कौन से बहुत नामी हैं जिसका परीक्षा में प्रश्न आता है। कालीबंगा हुआ, इस प्रकार से बहुत सारे स्थल हैं। तो एक एक करके हम आपको सबका विस्तार बताते चलते हैं। अब उसको ध्यान से देखते चलिए। आइए हम बात करते हैं 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में 1921 में आप जानते हैं कि हमने बताया कि यहाँ पे खोज किया गया। 1922 में किसके द्वारा खोज किया गया, इसको देखना है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कराया। मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के प्रमाण भी मिलते हैं। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इनमें दो नगर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक हड़प्पा सभ्यता, आप देख रहे हैं, ये हड़प्पा सभ्यता कहिए या सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, इस सबसे महत्वपूर्ण इसमें हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता है सबसे महत्वपूर्ण। दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण आता है मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ये दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अब आइए हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता
या सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में की गई, 1921 ईस्वी में की गई, एक कहाँ पे है? पंजाब पाकिस्तान। पंजाब पाकिस्तान आज के समय में कहा जाएगा पाकिस्तान, लेकिन उस समय भारत में ही था। तो पंजाब पाकिस्तान, साहिवाल जिला रावी, साहिवाल जिला रावी, ये रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे इस सभ्यता का उदय हुआ था। वैसे मेन सिंधु नदी के किनारे हुआ था। और ये 5 सहायक नदियां जो सिंधु नदी की हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, तो 5 उसकी सहायक नदियां हैं। और ये 5 सहायक नदियां को मिला करके और सिंधु नदी को लेकर के 6 नदियों को मिला करके, और एक और नदी है जिसको सरस्वती नदी कहा जाता है, प्राचीन काल में ही, यानी कि इसकी खोज भी की गई, जो बताया जाता है अंग्रेजों के द्वारा कि एक 1950 के बाद इसको इन्होंने बहुत ध्यान से खोज किया, तो बताया कि ये सरस्वती नदी ये पहले ही लुप्त हो गई है। लुप्त होने का मतलब ये धरती के नीचे चली गई है, दब गई है। तो हड़प्पा सभ्यता ये रावी नदी के पास में, यानी कि जो सिंधु नदी की जो सभी सहायक नदियां हैं, जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, सब सिंधु नदी के सहायक नदियों से लेकर के सिंधु नदी के पास तक हुआ है। अब यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई की गई, और उस खुदाई के समय में वहाँ पे साक्ष्य क्या मिला था? कासा जानते हैं? कासा जो तांबा और टीना, और कहें तो तांबा और जस्ता को भी मिला करके, तांबा और जस्ता को मिला करके भी कासा तैयार किया जाता है, और तांबा और टीना को मिला करके भी कांसा तैयार किया जाता है। तो उस समय कांसे की गाड़ी मिली थी यहाँ पे खुदाई करने के बाद। जब यहाँ पे खुदाई की गई तो यहाँ पे कांसे की गाड़ी, कांसा की गाड़ी यहाँ पे मिली थी। फिर वहाँ पे और क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ था? इस प्रकार से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जैसे शीशा, शीशा जो चेहरा देखने के लिए शीशा होता है, कांच होता है, दर्पण जिसे कहा जाता है, दर्पण भी यहाँ पे मिला था कांसे का। तो ये सब साक्ष्य वहाँ पे मिले थे। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो, यहाँ पर भी मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, यहाँ पर 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने खुदाई करवाई। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। और जब यहाँ पे खुदाई कराई गई, लरकाना जिला, लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में, सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंध नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे यहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए थे। जैसे कहा जाता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए थे कि उसे देख करके ये आदमी सोच सकता है कि आज के आधुनिक समय में जितना विज्ञान आगे नहीं चल रहा है, उससे ज़्यादा उस समय मोहनजोदड़ो सभ्यता के समय में विज्ञान इतना आगे था। क्या क्या था? मोहनजोदड़ो में जो साक्ष्य प्राप्त हुआ उसमें ये था, पुरोहितों का आवास भी था। पुरोहितों का आवास बना हुआ था। जब खुदाई की गई तो उसमें पुरोहित का आवास मिला। फिर महाविद्यालय मिला। महाविद्यालय आज के समय में जैसे महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े बड़े महाविद्यालय हैं, उसी प्रकार से उस समय मोहनजोदड़ो की खुदाई करते समय देखा गया कि महाविद्यालय का भी साक्ष्य मिला। वो भी पक्के ईंट से बना हुआ। कच्चा ईंट का प्रयोग, इसका मतलब उस समय वो लोग पक्का ईंट बनाना जानते थे। और एक कब की बात है, कई इतिहासकार का मतभेद है। कुछ कहते हैं
कि 3300 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व की बात है, और कुछ कहते हैं 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व के अंदर की बात है। तो आइए हम बात करते हैं, जब एक महाविद्यालय का भी साक्ष्य मिला और महाविद्यालय के बाद विशाल स्नानगार, यानी कि इतना बड़ा स्नानगार मिला, स्नान करने का स्थान जैसे कि आज के समय में लोग बनाते हैं, स्नानगार इतना बड़ा मिला कि बताया जाता है कि उसके अंदर, उस स्नानगार के अंदर, यानी कि जो उसका सतह था, उस सतह में पानी सरस्वती नदी की पानी आती थी। सरस्वती नदी की पानी उसमें आता था। ये विशाल स्नानगार, फिर 16 मकानों का बैरक, 16 मकानों का बैरक साक्ष्य में मिला। फिर कांस्य की नग्न महिला की मूर्ति मिली, कांसे की स्त्री की नग्न मूर्ति भी मिली। तो इससे ये आप पता कर सकते हैं कि उस समय मोहनजोदड़ो सभ्यता के समय में भी जो मानव थे वो काफ़ी विकसित हो चुके थे। फिर वहाँ पे और क्या मिला, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली थी। माने दाढ़ी थी, ऐसे पुजारी थे कि ऐसे दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली थी, कांसे की मूर्ति मिली थी कि उसे देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय का विज्ञान कितना आगे था। फिर चमकता हुआ बंदर, चमकता हुआ ऐसा कांसे का बनाया गया था, चमकते हुए बंदर का चित्र मिला। चमकता हुआ बंदर का चित्र बनाया गया था, जो खुदाई के समय में देखा गया वो तब भी चमक रहा था, ये चमक रहा था। तो इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है, ये हम जो विख्यात हैं सभ्यताएं उसके बारे में बता रहे हैं कि सबसे नंबर 1 पे है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरे नंबर पर है मोहनजोदड़ो सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता। फिर तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर है चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो सभ्यता, चंदहुदड़ो सभ्यता। ये सभ्यता, ये कहा जाता है कि गोपाल मजूमदार, जैसे कि हमने बताया कि मोहनजोदड़ो सभ्यता जो है, इसकी खोज यानी कि इसकी खुदाई किसने करवाई थी, राखलदास बनर्जी ने करवाई थी। और चंदहुदड़ो सभ्यता की खोज यानी कि इसकी खुदाई किसने करवाई थी, ये भी आप जानते रहिएगा। जैसे परीक्षा में अगर आता है कि चंदहुदड़ो की खुदाई किसकी देखरेख में की गई थी, तो ये चंदहुदड़ो की खुदाई गोपाल मजूमदार 1931 ईस्वी में सिंध नदी यानी कि पाकिस्तान, सिंध नदी के पास में ये सभ्यता पाई गई। और जब ये सभ्यता खुदाई करने के बाद ये देखा गया, वहाँ पे प्रमाण मिला। कैसा प्रमाण मिला, जिससे लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समय से पहले का समय जितना आज के समय में आधुनिक समय में विकसित है, उतना उस समय भी विकसित था। किस प्रकार से कि उस समय चंदहुदड़ो सभ्यता के समय में, उस समय पाउडर मिला था, पाउडर जो लोग मुख में लगाते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो उस समय पाउडर मिला था। फिर बिल्ली का पीछा करता हुआ, बिल्ली के पीछा करता हुआ कुत्ता का साक्ष्य पाया गया। ऐसा भी साक्ष्य पाया गया कि बिल्ली दौड़ रही है, कुत्ता पीछा कर रहा है, ये साक्ष्य पाया गया। फिर आगे क्या मिला, उसमें और कौन कौन सा साक्ष्य मिला, मनके बनाने का कारखाना,
मनके बनाने का कारखाना भी वहाँ पे पाया गया, कि उस समय मनके बनाने वाला कारखाना भी था। कहाँ पे? चौहुदड़ो सभ्यता में पाया गया, इसका साक्ष्य मिला है इसमें। फिर जो औरतें लिपस्टिक लगाती हैं, लिपस्टिक भी उस समय मिला, लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला। अब बताइए कि आज भी लिपस्टिक चल रहा है, और आज के 3000 या 2500 ईसा पूर्व के पहले ही उस समय भी लिपस्टिक, पाउडर इत्यादि चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा था। तो इस प्रकार से फिर कांस्य की गाड़ी मिली, कांस्य की गाड़ी मिली। फिर क्या कहते हैं, काजल जो आँखों पे लगा जाता है, काजल मिला। कंघी मिला, बार झाड़ने वाला कंघी मिला। फिर 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई। 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों की अंकन वाली, 3 घड़ियाल और 2 मछली, एक ऐसे मुद्रा पर छपा हुआ चित्र मिला। इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग विकसित थे। फिर चौथा आता है लोथल। चौथा है लोथल। लोथल की खोज किसने करवाई थी? ये कहाँ पे है? लोथल की खोज किसने कराई और ये कहाँ पे है? ये सभ्यताओं में चौथे नंबर पर आता है। सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता की बात कही जाए, ये पहले नंबर पे आता है। दूसरा मोहनजोदड़ो आता है, तीसरा चौहुदड़ो आता है, और चौथा आता है लोथल। लोथल की खोज किसने कराई? ये लोथल कहाँ पे है? लोथल की खोज रंगनाथ ने कराई थी। ये लोथल रंगनाथ राव ने 1957 ईस्वी में कराई थी। रंगनाथ राव ने 1957 ईस्वी में कराई थी। ये आज के गुजरात अहमदाबाद में ये सभ्यता है। ये जो लोथल है चौथे नंबर की सभ्यता है, ध्यान रहे, चौथे नंबर की सभ्यता ये है जिसे कहा जाता है लोथल की सभ्यता। ये परीक्षा में काफी बार पूछा गया है कि जो भारत की सभ्यता है, इस सभ्यताओं में जो कहा जाता है सिंधु नदी के आसपास वाले में जितने भी सभ्यताएं हैं, चौथे नंबर का जिसे लोथल है, ये लोथल सभ्यता का विकास कहाँ पे हुआ था? लोथल सभ्यता का दोस्तों विकास रंगनाथ राव ने 1957 ईस्वी में इसकी खुदाई करवाई। 1957 ईस्वी में और खुदाई करवाई तो अहमदाबाद गुजरात में भोगावन नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। भोगावन नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। अब इसके बाद पांचवा आता है कालीबंगा। पांचवा है कालीबंगा। देखिए 5वें नंबर पर जो सभ्यता है कालीबंगा, ध्यान रहे परीक्षा में पूछा जाता है कि कालीबंगा का विकास, इस सभ्यता का विकास कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों ध्यान रहे कालीबंगा सभ्यता का विकास ये अमलानंद घोष जो हैं, इन्होंने इसकी खुदाई कराई थी। इस सभ्यता का खोज उनके द्वारा किया गया है। कालीबंगा जो सभ्यता है उनके द्वारा, यानी कि अमलानंद घोष इन्होंने इस सभ्यता का खुदाई कराई। और खुदाई कराने के बाद अमलानंद घोष और क्या कहते हैं ब्रजवासी लाल, अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल दोनों ने मिलकर के इस सभ्यता का खुदाई कराया। और वहाँ पे खुदाई करने के बाद जब इन्होंने देखा कि ये कब की बात है? ये 1960 की बात है। 1960 की बात है। ये 1960 हनुमानगढ़ 1960 हनुमानगढ़ जिसे राजस्थान, ध्यान रहे 1960 हनुमानगढ़ राजस्थान, इसकी खुदाई कराई गई 1960 हनुमानगढ़ राजस्थान। फिर छठवां आता है बनमाली। छठवां आता है
बनमाली, ये बनमाली 1973 में, बनमाली 1973, ये 6वें नंबर पर आता है सभ्यता बनमाली। बनमाली, इस सभ्यता का विकास ध्यान रहे कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था बनमाली सभ्यता का विकास? ये बनमाली सभ्यता का विकास हिसार, हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा, सरस्वती नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। सरस्वती नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। और ये जो बनमाली है, बनमाली रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973, रविंद्र सिंह बिष्ट 1973 ईस्वी में बनमाली सभ्यता का खोज किया था। ध्यान रहे 1973, ये हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था। और इन्होंने 1973 में इसकी खुदाई कराई। जब इन्होंने खुदाई कराई तो इनको साक्ष्य बहुत सारे मिले। और अब आइए हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से नगरों का क्रम कैसा था। नगरों का कौन कौन सा नगर ऐसा है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत कम था, ऐसा कौन कौन सा था देखते हैं। और ध्यान रहे जैसे कि हम बता रहे हैं कि इसमें कौन सा कहाँ पे और इसकी खोज किसने किया था, ये सब पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से नगरों का क्रम, यानी नगरों का मतलब कि जो सभ्यताएं हुई थी इन्हीं को नगर कहा जा रहा है, क्योंकि ये अपने आप में नगर थे, विशाल नगर थे। अब कितने बड़े नगर थे इसको देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। दूसरा हड़प्पा, हड़प्पा देख रहे हैं, हड़प्पा ये भी काफ़ी माने कि ज़्यादा दूरी में फैला हुआ नगर था, जैसे कि 1.5 वर्ग किलोमीटर, 1.5 वर्ग किलोमीटर में 1.5 वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़े भाग पर कौन सा नगर बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो 2.5 यानी कि 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ था। तीसरा आता है धौलावीरा, धौलावीरा, तो धौलावीरा तीसरा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं। और इस सभ्यता जो क्रम से है उस क्रम में नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा आता है धौलावीरा। ये धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा का क्षेत्रफल कितना था? ये 1 किलोमीटर, 1.0 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा स्थल यही है, भारत का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा को ही कहा जाता है, जो 1.0 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, भारत का सबसे बड़ा स्थल। चौथा आता है कालीबंगा, चौथा आता है कालीबंगा, ये चौथे नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, माने जो नगरों का विकास हुआ था कि चौथे नंबर पर ये क्षेत्रफल के मामले में ज़्यादा दूरी तक फैला हुआ था, कालीबंगा जिसे कहते हैं। पहले नंबर पर आप देख ही रहे हैं मोहनजोदड़ो ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ था। दूसरे नंबर पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, ये नगर 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ था। फिर तीसरे नंबर पर आता है धौलावीरा जो 1.0 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और चौथा आता है कालीबंगा जो 1.0 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता से, ये हड़प्पा सभ्यता, इस हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खुदाई तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की हुई थी,
1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे हड़प्पा से एक मूर्ति में, मूर्ति क्या जो कहा जाता है, हड़प्पा से एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। निकलता पौधा, गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। ये हड़प्पा सभ्यता में पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता में ये साक्ष्य पाया गया है कि उस समय हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है जो कांसे की थी, कांसे की मूर्ति। ये कांसा आप जान रहे हैं, जो हम धातुकाल जो आपको पढ़ाए हैं, धातुकाल या ताम्रकाल, उसमें बताए हैं कि कांसा कैसे बनता है या इसका प्रयोग कब से किया गया, कितने ईसा पूर्व से किया गया है, ये पिछले क्लास में आप देख लीजिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जो कांसे का प्रयोग किया गया। तो इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय भी जो ये सभ्यता के लोग थे, सभी सभ्यताओं के इतना ज़्यादा विकसित थे कि आज के समय के बराबर थे। आज के समय भी लोग इतना ज़्यादा, जैसे कि पाउडर है, कंघी है, काजल है, लिपस्टिक है आदि का सब प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी प्रयोग कर रहे थे, जो कि उसका लिखा हुआ साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ये सिर्फ हम देख करके जो उसका साक्ष्य मिला उसको देख करके बताया जा रहा है, लेकिन लिखा हुआ कुछ ऐसा नहीं मिला कि जो आप उसे पढ़ सकें। वो पढ़ा नहीं जा सका। किस भाषा में वो लोग प्रयोग कर रहे थे, कैसे प्रयोग कर रहे थे, ये सब सारी बातें ये आपको हम फिर अगले क्लास में बताएंगे कि ये लोग जो इस सभ्यताओं के लोग थे, इन सभ्यताओं का कैसे पतन हो गया। जब इतनी बड़ी बड़ी ये हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता, चौहोदड़ो सभ्यता, लोथल का सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, ये सभ्यताएं जब इतनी विकसित थी तो ये कैसे समाप्त हो गई। ये समाप्त होने का कई कारण बताया जाता है। एक कारण ये बताया जाता है कि भूकंप आया होगा जिससे कि पूरा नगर ही नष्ट हो गया, या भूकंप आया होगा या तो बाढ़ आया होगा, क्योंकि लोग नदियों के किनारे बसे हुए थे। और पहले आप जानते थे कि जंगल ज़्यादा था, पेड़ पौधे ज़्यादा थे, जिससे कि बाढ़ भी हमेशा आती थी। और हमारे समय में भी हम देखे हैं कि बाढ़ इतनी ज़्यादा आ रही थी। 1985 में और 1990 में भी बाढ़ आई है कि जो काफ़ी बाढ़ आ रही थी। तो इसके पहले इतना ज़्यादा बाढ़ आ रही थी कि जो और भूमि है कट करके नदी में समा जा रही थी। तो बाढ़ के चलते भी बताया जाता है कि इन सभ्यताओं का अंत हो गया, पतन हो गया। तो इस प्रकार से जो और भी बहुत सारी बातें हैं कि जैसे मोहनजोदड़ो में भी बताया जाता है कि जो मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे जो ये सभ्यता का विकास हुआ था, तो सिंध नदी के उफान से मोहनजोदड़ो की सभ्यता ही समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं इनके पतन होने का, लेकिन सही साक्ष्य ये आज के इतिहासकार जो मतभेद है कि कैसे इनका अंत हुआ था, किस प्रकार से इनका अंत हुआ था, ये क्लियर नहीं हो पाए हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत का इतिहास जो है इसका सर्वेक्षण कौन करता है? ध्यान रहे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग इसका कार्य करता है, जिसको बनाया गया था 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में बनाया गया था और वही भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग आज भी उसकी देखरेख कर रही है। केवल जैसे अध्यक्ष बदल जाते हैं, किसकी देखरेख में हो रहा है, इस प्रकार से बहुत सारे सभ्यताएं अब भी मिलते जा रहे हैं। जो 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा
लॉर्ड कर्जन के द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिर्देशक बनाया गया था और उन्हीं की देखरेख में जितने भी लोग थे, जैसे राखलदास बनर्जी, अमलानंद घोष, रविंद्र सिंह बिष्ट, फिर इस प्रकार से ये लोग इन आपस माने कि अलग अलग, जैसे कि कुछ दिन तक अध्यक्ष वो थे, फिर कोई दूसरा हुआ, फिर अगला हुआ। जैसे जॉन मार्शल के समय में जब ये निर्देशक बने थे तो इनके देखरेख में दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, फिर रविंद्र सिंह बिष्ट, अमलानंद घोष, ये सब कार्य किए थे। ऐसे ही अध्यक्ष बदलते गए और उनके अंदर में कार्य होता गया। आज भी ये भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कार्य कर रहा है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को देखिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे कि मिस्र की सभ्यता क्या है, चीन की सभ्यता क्या है। इस सभ्यताओं के बारे में हम बता करके फिर आपको ले चलेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं? सिंधु नदी घाटी सभ्यता क्यों कहा गया है? सिंधु नदी घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता देख रहे हैं, सिंधु नदी घाटी सभ्यता किस लिए कहा गया है? क्यों लोग इसको घाटी कहते हैं? आप जानते हैं, प्राचीन काल में जब पाषाण काल की बात थी तो उस समय लोग इधर उधर संग्राहक थे, खाने वाले थे, घूम घूम करके खाते थे, शिकार करते थे। इस प्रकार से घूम करके खाते खाते जब उनका विकास हो गया, वो नवपाषाण काल में चले गए। इसके बाद धातु काल आया, ताम्र काल आया, उसके बाद उनको और जानकारी हो गई, उनका मस्तिष्क और शरीर का भी विकास हो गया। तब वो उनको ये जानकारी हो गई कि कृषि कैसे की जाती है। जब कृषि की जानकारी हो गई, कृषि की जानकारी होने के बाद तब उनको ये समझ में आया कि कृषि हम कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? कृषि करने के लिए हमको पानी की आवश्यकता होगी, और पानी कहाँ पे मिलेगा? नदियों के किनारे मिलेगा। पानी नदियों के किनारे मिलेगा, इसलिए हमको कहाँ पर अपना आवास बनाना चाहिए? नदियों के किनारे। तो नदियों के किनारे सब लोग अपना आवास बना के रहने लगे। और जहाँ पर भी जो भी सभ्यता का विकास हुआ, जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। क्योंकि नदी के किनारे अगर नहीं रहेंगे तो कृषि कैसे करेंगे? क्यों? नदी से उनको कई फायदा था। एक फायदा तो नदियों के माध्यम से वो लोग व्यापार भी करते थे। नदियों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से मतलब कि उसमें जो नाव होती थी, नाव से अपना सामान आयात और निर्यात करते थे। फिर उसी नदी के पानी से ही कृषि अपन करते थे, उसी से नहाते धोते, पानी पीते उते थे, ऐसा कार्य कर रहे थे। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, और फिर उसके बाद बताएंगे वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।